साथियों नमस्कार। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डिजीज क्या है, सिंड्रोम क्या है, इनमें अंतर क्या है, या फिर पेपर ओरिएंटेड ये काम कैसे आएंगे, या फिर हमारी डेली लाइफ के लिए इनकी अपनी इंपॉर्टेंस कैसे है। तो डिसऑर्डर्स एक टाइप की आपके पास मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है। ध्यान दीजिए, डिसऑर्डर्स मानसिक बीमारी होती है। मतलब कैसे? डिजीज को हिंदी में हम कहते हैं जी रोग। डिजीज होता है जी रोग, डिसऑर्डर होता है विकार। दोनों में अंतर देखिए। अगर आपका वातावरण बदल जाए, सोच बदल जाए, ये यहाँ पे सोच है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़, बाय मिस्टेक लिखा गया। वातावरण बदल जाए, सोच बदल जाए, या फिर खान पान बदल जाए। मान लीजिए आप हैं, आपका कोई खान पान भी है, आपके अपनी थॉट्स भी हैं, और आप किसी वातावरण में रहते हैं। आपका वातावरण चेंज हो जाए। मान लीजिए आप गांव में रहते हो और अचानक से आपकी पोस्टिंग शहर में हो गई है, ट्रांसफ़र आपकी शहर में हो गई है, आप शहर में जाके रहने लगे हो। तो यहाँ पे जब आप 2, 4, 5, 10 साल निकाल देते हो तो आपका बोलचाल का ढंग या आपकी थॉट्स, किसी चीज़ को देखने का आपका दृष्टिकोण, वो हर चीज़ चेंज हो जाती है। अगर ये चेंज आ रहा है तो इस चेंज की वजह से किसी ना किसी प्रकार का डिसऑर्डर बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है। आज जब आपका वातावरण बदल जाता है, या फिर आपकी सोच समझ बदल जाती है, या फिर आपका खान पान बदल जाता है, तो इन तीनों की वजह से होता है जी डिसऑर्डर्स। इन तीनों के कारण इंसान के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं, वातावरण, खान पान या सोच बदलने से इंसान के शरीर के जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स के अंदर बदलाव आ जाता है। और हार्मोन्स में अगर बदलाव आएगा तो ये मानसिक रूप से असर डाल देगा। अगर हार्मोन्स में बदलाव आता है तो ये इंसान के दिमाग के ऊपर असर डाल देता है, जिसको बोल दिया गया मेंटल इलनेस, और इस मेंटल इलनेस को बोला जाता है डिसऑर्डर। ध्यान दीजिए कैसे। मैंने बताया है कि थॉट बदल जाए, वातावरण और खान पान, ये नॉर्मल सी चीज़ है, इनमें अंतर आता रहता है। तीसरा केस है आपकी थॉट, सोच। इंसान को इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे हमें पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, यहाँ पे हमें पेशेंस चाहिए। किसी कारणवश अगर इस चीज़ में बदलाव आया, सोच बदल गई, बाकी चीज़ें बदल जाओ, इंसान कंट्रोल कर सकता है। थॉट बदल गई, फिर खुद की लाइफ के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, सोच बदल गई दिक्कत आ जाएगी। सोच के बदलने से हार्मोन्स के ऊपर असर पड़ेगा और उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम डिसऑर्डर बोल देंगे। कैसे? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को कुछ नहीं आता है, उसको कोई काउंटिंग वाउंटिंग उसको कुछ नहीं आती, कोई अल्फ़ाबेटिकल उसको कुछ नहीं आता है। आप उसको जैसा सिखाते हो वैसा ही वो बच्चा सीखता है। ध्यान दीजिए, 2 साल का बच्चा है जी, 2 साल के बच्चे के ऊपर माता पिता प्रेशर बनाते हैं, बेटा नमस्ते किया कर। हो सकता है कोई एक आध पेरेंट्स को थप्पड़ भी मार देते हैं, तुझे कितनी बार समझाए नमस्ते किया कर। जो आया है उसके पैर, मतलब ये 2 साल का है, ध्यान रखें ये छोटा है। आप उसको सॉरी बोलना सिखाते हो, बेटा कान पकड़ के सॉरी बोलो, क्या काम आएगी? एक साइड से कहते हो कि बच्चा है और फिर इसको ऐसी बातें सिखाते हो। ये चीज़ें मत सिखाइए। जब ये समझदार होगा, जब समझने के लायक होगा, उस टाइम इसको सिखा देना। सिखाने का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पे इसको सिखाना, ना कि इस एज में। आप 2 1 जा 2 बहुत कम एज में बच्चे को सिखा देते हो, 2 1 जा 2 क्या काम आएगा? आप अपने बच्चे को 2-3 साल की एज के अंदर जोड़ घटा करना सिखाने की कोशिश करते हो, कहाँ काम आएंगे? ठीक है, तो ये जब टाइम आएगा इसका सीखने का तब चल के ये सीख लेगा। इस बच्चे को किसी प्रकार की क्राइमिंग मत सिखाइए, इसके ऊपर असर पड़ेगा। इसका मानसिक विकास हो, इसकी मेंटल डेवलपमेंट हो, इस बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़िए, इस बच्चे को खेलने का समय दीजिए।
इस बच्चे को खेलने का समय दीजिए, इसको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि इसका मानसिक रूप से विकास हो सके। ना कि बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्या काम आएंगे। कुछ एक और ऐसे ही कारनामे करते हैं। छोटा बच्चा है, उसको एक वर्डिंग यूज की जाती है, अल्ले ले मेला बेटा। ध्यान दीजिए, कई बार लाड प्यार में हम बच्चे के साथ इस टाइप की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। हम उस बच्चे को रे और टे बोलना ही नहीं सिखाते हैं। जब उस बच्चे को रे और टे बोलना नहीं सिखाते हैं तो वो रे की जगह तो ले बोलना सीखता है, टे की जगह वो तय बोलना सीखता है, क्योंकि हमारी अपनी टोन ऐसी होती है। उस बच्चे को नहीं पता है कि रे क्या चीज़ होती है, टे क्या चीज़ है। जब बोलना सिखाओ, जैसा सिखाओगे वैसे ही तो सीखेगा। तो वो रे की जगह ले बोलता है, टे की जगह तय बोलता है। शाम के टाइम कुछ बच्चे क्या मांगते हैं, शाम के टाइम लोती। क्या मांगेंगे, लोती। क्यों मांगेंगे लोती, क्योंकि रोटी तो बोलना सिखाया नहीं। ये क्या है, ये है डिसऑर्डर, ये है जी डिसऑर्डर, इनको बोला जाता है डिसऑर्डर। या और एक केस, घर में बेटा पैदा हुआ है तो उस बेटे को बेटा कहकर लाड प्यार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हुआ है उसको बेटा कह के लाड कर लो। घर में बेटी हुई है, उस बेटी को बेटी कह के लाड कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार कुछ पेरेंट उल्टा काम कर देते हैं, बेटा पैदा हुआ है इसके साथ लाड करेंगे, अरे रे मेरी बेटी, बेटी भी पूरा नहीं बोलते वो बेटी। इसको एहसास कराया जा रहा है इस चीज़ का। 2 या 3 साल का बेटा आगे चल के क्या काम करता है, मैं भी खाना खाऊंगी, पानी पीऊंगी। क्यों, क्योंकि आपने टोन ऐसी बना रखी, आपने उसको वातावरण ऐसा दिया हुआ है। तो ये वातावरण, खान पान और सोच समझ, सबसे बड़ी चीज़ है ये थॉट। इस थॉट में बदलाव आने की वजह से इंसान के ऊपर मेंटल इफेक्ट पड़ता है। उस मेंटल इफेक्ट को क्या बोला गया था, डिसऑर्डर बोला गया था। ध्यान दीजिए, आपने काफ़ी कुछ बीमारियां सुनी होंगी, आपने काफ़ी कुछ जो बीमारियां सुनी होंगी, थायराइड, माइग्रेन, बीपी, हार्ट अटैक, शुगर, पैरालिसिस, स्टोन प्रॉब्लम, पथरी। ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। जब तक इंसान टैबलेट लेता रहेगा, टैबलेट का असर रहेगा, तो इस बीमारी का असर कम रहेगा। जिस दिन टैबलेट लेनी बंद कर देगा, बीमारी का असर दोबारा शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सभी बीमारी हमारे हार्मोन्स से रिलेटेड होती हैं। थायराइड, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लेना थायराइड की, कभी ठीक नहीं होगा। वातावरण बदलिए, अपनी सोच बदलिए, इसके अंदर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। बीपी, थॉट बदलिए, वातावरण बदलिए। अब एक चीज़ बताइए ना, मान लीजिए हमने कोई एग्ज़ाम दिया, हमने एग्ज़ाम प्रिपरेशन की थी, हमने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो साथी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपने कौन सा लगाया, ओह मेरा ये है, मैंने तो ये लगाया, गलती होगी। ऐसे करने से क्या होगा, गलती हो गई है। जब आप बस में या कहीं भी आवागमन करते हो, तब उस पेपर को पकड़ के पहले का ये आएगा, दूसरे का ये, अब डिस्कस करने का क्या फ़ायदा है। या तो फिर पेपर से पहले कर लेते हैं। अब आपने मान लीजिए पेपर में जितना अटेम्प्ट किया है उतने ही तो मार्क्स आएंगे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, टेंशन बढ़ा रहे हो अपनी। ठीक है, तो इस प्रकार का डिस्कशन किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा, मेंटल इलनेस क्रिएट करेगा। और उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम डिसऑर्डर बोल लेंगे, विकार बोल लेंगे। और एक बस है, बस के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, बस के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिखाई दे रहा है कि इस बस के अंदर चढ़ने की जगह नहीं है, फिर भी एक कैंडिडेट उस बस के अंदर एंट्री कर जाता है। और एंट्री करने के बाद फिर वो ज्ञान देना, आगे निकल जाओ, थोड़ा जगह दे दो, ये करो वो करो। क्यों भाई, कई बार हमारा दिमाग खराब इस चीज़ पे। दिमाग खराब जितना जल्दी होगा, सीधी सी बात, आप हार्मोनल इम्बैलेंस हो। ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। इसलिए एक स्टेटमेंट लिखी गई थी यहाँ पे कि डिसऑर्डर क्यों, चेंज इन हार्मोन्स, डिसऑर्डर के कारण हार्मोन्स में बदलाव होता है। या ये कह लीजिए कि वाइस वर्सा, ये कह लीजिए कि हार्मोन्स में बदलाव होगा तो डिसऑर्डर हो सकते हैं। डिसऑर्डर के कारण हार्मोन्स में बदलाव हो सकता है और हार्मोन्स में बदलाव होने के कारण डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ओनली थॉट एंड एनवायरनमेंट
चेंज आर बेटर एस्पेक्ट टू क्योर डिसऑर्डर। अगर कोई विकार हुआ है तो उस विकार को ठीक करने का सबसे बड़ा इलाज क्या है? अपनी सोच के ऊपर नियंत्रण करना सीखिए और अपने वातावरण के ऊपर वातावरण को चेंज कीजिए। वातावरण चेंज का मतलब क्या है? 2 काम कर सकते हो, ये आप हैं और ये आपका सिस्टम, ये आपकी सराउंडिंग है। ये आप हैं और ये आपकी सराउंडिंग है। आपको यहाँ पे सिस्टम बोला जाता है और सराउंडिंग को यहाँ पे एनवायरनमेंट बोला जाता है। ये है वातावरण। ये आप हैं, ये है आपका वातावरण। या तो आपके अंदर काबिलियत इतनी हो कि आप इस वातावरण को अपने अकॉर्डिंग डाल सको। अगर नहीं डाल सकते हो तो आप इस वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख लीजिए। आप इस वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख लीजिए। या तो आप इस वातावरण को अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए या फिर आप इस वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना सीख लीजिए। यही आपका पेशेंस है, यही आपका पेशेंस। अगर ये पेशेंस नहीं बना पाते हो, इस प्रकार का अगर कोरिलेशन समन्वय नहीं बना पाते हो, इस प्रकार के एडजस्टमेंट नहीं बना पाते हो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, उससे होंगे डिसऑर्डर्स। बीपी, माइग्रेन, थायराइड, शुगर, कैंसर, इस टाइप की अनेकों बीमारियां जिसकी जड़ ये थॉट है, उसके ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। तो इसके बाद हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स का स्राव किससे होगा जी? हार्मोन्स का स्राव होता है जी ग्रंथियों से। हार्मोन्स का सेक्रेशन किससे होता है? ग्रंथियों से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स। ठीक है, हार्मोन्स का स्राव किससे होता है? ग्रंथियों से। ग्रंथियां मनुष्य के शरीर के कुछ पार्ट हैं, मनुष्य के शरीर के कुछ अंग हैं जिनसे कुछ सेक्रेशन होता है, केमिकल सेक्रेशन होता है। वो केमिकल सेक्रेशन शरीर के अंदर भी हो सकता है, केमिकल सेक्रेशन शरीर से बाहर भी हो सकता है। आँख से आंसू आते हैं, बाहर निकल आते हैं, आँख से आंसू निकलते हैं, बाहर की साइड आ जाते हैं। तो ये जो आंसू हैं, आँख से जो आंसू निकले हैं, इनके लिए जिम्मेवार कौन है जी? इनके लिए जिम्मेवार है जी ग्रंथियाँ। जीभ से लार निकलती है, लार क्यों निकलती है? उसके लिए जिम्मेवार क्या है जी? उसके लिए जिम्मेवार है जी ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियाँ वो पार्ट हैं जिनसे कोई केमिकल निकलता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हार्मोन्स एक केमिकल है, एक प्रकार का रसायन है जिसका स्राव किससे होता है जी? जिसका स्राव ग्रंथियों से होता है। सेक्रेशन का मतलब होता है स्राव, जिसका स्राव किससे होगा? ग्रंथियों से होगा। ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स की एक आदत हमेशा से रही है, जब एग्जाम का टाइम आता है तो एग्जाम से पहले, हे भगवान इस पेपर में बचा लीजिए, अगले में पहले दिन से पढ़ूंगा। लेकिन अगला दिन आने के बाद सेम कंडीशन हो जाती है उनकी। ठीक है, जब एग्जाम आएगा तभी हे भगवान याद आएगा उनको, अदरवाइज पढ़ना एक बाद की बात होती है। तो ये आदत जो मैंने बताई है, हे भगवान, ये आदत सबकी होती है। किसी की कभी छूट गई, कभी किसी की लेट आदत छूट जाएगी। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं जी। एक होती हैं जी अंतःस्रावी, एक होती है बाह्य स्रावी और एक होती है मिश्रित। ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से केवल हार्मोन्स निकलते हैं। मतलब क्या है? इन ग्रंथियों से केवल हार्मोन निकलेंगे और हार्मोन का स्राव कहाँ होगा? डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर हो जाएगा। हार्मोन्स का स्राव डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर हो जाएगा और फिर उस टारगेट ऑर्गन तक चला जाएगा। मतलब जहाँ पे असर दिखाना है उस जगह तक वो पहुँच जाएंगे। हार्मोन्स का डायरेक्ट सेक्रेशन कहाँ होता है? डायरेक्ट सेक्रेशन खून के अंदर होता है और जिस बॉडी पार्ट के ऊपर असर दिखाना है उस बॉडी पार्ट के ऊपर वो असर दिखा देंगे। ठीक है जी। बाह्य स्रावी ग्रंथियों से कुछ एंजाइम निकलते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियों से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियों से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो क्या करेंगे? भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, एंजाइम्स। और मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं, इनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों ही निकल सकते हैं। एक केस और ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से केवल हार्मोन निकलते हैं, इससे एंजाइम निकलते हैं और इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट केस, अंतःस्रावी ग्रंथियों की नलिका नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस, डक्टलेस का मतलब होता है नलिका विहीन। इनकी नलिका नहीं होती, नलिका विहीन। अब बात ये आई कि ये नलिका चीज़ क्या है? जीभ है, जीभ से लार निकलती है। तो जीभ के ऊपर जब हाथ फिरा के देखो, फिंगर टच करके देखोगे तो कुछ कांटे से महसूस होते हैं। वो कांटे से क्या है? वो है नलिका, जिनके थ्रू लार निकलती है, वो है जी नलिका। आँख से आंसू आता है तो अगर टच करके देखोगे तो एक नोट, एक मांस का टुकड़ा सा महसूस होगा, वो क्या है? नलिका।
ठीक है। त्वचा से क्या होता है, पसीना आता है, पसीना आता है त्वचा के ऊपर। इस साइड अगर हाथ फिरा के देखते हैं तो क्या होगा जी, फ्रिक्शन महसूस होता है। इस साइड हाथ फिराते हो तो क्या होगा जी, फ्रिक्शन महसूस होता है, घर्षण महसूस होता है। तो यहाँ त्वचा पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके अंदर हेयर ग्रो करते हैं। इन छिद्र में से पसीना निकलता है। तो ये जो है इस जो इनको बोला जाता है जी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। इनके ऊपर क्या है, डक्ट है, नलिका है। इन रोम छिद्र को एक टाइप से क्या बोल दिया गया जी, नलिका। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की नलिका नहीं होती, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की नलिका होती है। बाह्य स्रावी ग्रंथियों की नलिका होती है, अंतःस्रावी की नलिका नहीं होती। दोबारा सुन लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों की नलिका नहीं होती, इनसे केवल हार्मोन निकलता है। बाह्य स्रावी की नलिका होती है, इनसे एंजाइम्स निकलते हैं। मिश्रित में हार्मोन और एंजाइम दोनों का केस होता है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे काफ़ी टाइम से हम 5वीं 6ठी क्लास के अंदर इस चीज़ को देख लेते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है जी, मनुष्य के अंदर पीयूष ग्रंथि का वेट कितना होता है। इसका वेट होता है 500 मिलीग्राम से 900 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम टू 900 मिलीग्राम। इसका वेट है 500 मिलीग्राम से 900 मिलीग्राम। ध्यान दीजिए, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, इस टाइप का सीधा सीधा क्वेश्चन होता है जी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की प्रधान ग्रंथि कौन सी है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, प्रधान ग्रंथि कौन सी होती है जी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का कलर कैसा होता है, तो पीयूष ग्रंथि का कोई कलर नहीं होता जी, पीयूष ग्रंथि का कोई भी कलर नहीं होता, इसलिए इसको बोल दिया जाता है कलरलेस, रंगहीन होती है ये। ध्यान दीजिए, वाइट कोई कलर नहीं होता, वाइट और ब्लैक कलर में काउंट नहीं होते। कलर कौन से थे, 7 कलर पढ़े होंगे कभी, विबगयोर, VIBGYOR। साइंस के अकॉर्डिंग ये 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। प्रकाश किरण के अंदर कितने रंग होते हैं, ये 7 रंग होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ब्लैक और वाइट किसी प्रकार के कलर नहीं होते, तो इस पीयूष ग्रंथि का कलर नहीं होता। मीन्स ये कैसी होती है, वाइट होती है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया पीयूष ग्रंथि कैसी है, कलरलेस है। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, 500 से 900 ग्राम होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की प्रधान ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ध्यान दीजिए, इसके आंसर कई बनते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क या फिर दिमाग। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। किसी किताब में पढ़ा दिया जाता है पीयूष ग्रंथि क्रेनियम में पाई जाती है। कहीं पे हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि सफिनोइड हड्डी में पाई जाती है। ये सफिनोइड क्या है, एक प्रकार की हड्डी होती है। या पीयूष ग्रंथि खोपड़ी में पाई जाती है। जब ये चारों ही ऑप्शन डाल दिए जाते हैं तब हमारा आंसर क्या बनेगा, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, खोपड़ी के अंदर क्रेनियम नाम की एक हड्डी होती है। खोपड़ी के अंदर क्रेनियम नाम की एक हड्डी होती है। इस क्रेनियम के अंदर हमारा दिमाग है। खोपड़ी में क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर हमारा दिमाग है, और इस क्रेनियम के अंदर एक और हड्डी है जिसका नाम है सफिनोइड। खोपड़ी में क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर दिमाग है, दिमाग के अंदर है जी सफिनोइड, और इस सफिनोइड हड्डी के अंदर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में क्रेनियम है, क्रेनियम में दिमाग है, दिमाग के अंदर सफिनोइड हड्डी, और सफिनोइड हड्डी के अंदर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो अगर ये सभी ऑप्शन में आ जाते हैं तो पहले आंसर प्रेफरेंस किसको लगाना पड़ेगा, सफिनोइड को। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, सफिनोइड हड्डी में। ऑप्शन में अगर सफिनोइड नहीं दे रखा है तो आंसर किसको लगाएंगे, ब्रेन को। ऑप्शन में ब्रेन भी नहीं दे रखा है, आंसर कौन सा जाएगा, क्रेनियम। ऑप्शन में क्रेनियम भी नहीं है तो आंसर कौन सा जाएगा, स्कल। अगर ऑप्शन में चारों दे रखे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी जाएगी, सफिनोइड की जाएगी। अब इस पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या काम आते हैं, किसका रोल क्या है, और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर किसी इंसान को किसी बात से गुस्सा आया, या किसी इंसान को किसी चीज़ की टेंशन है और वो ज़्यादा है, किसी बात को लेके टेंशन है और ज़्यादा है, किसी इंसान को गुस्सा आया मान लीजिए, या टेंशन है, दोनों में से कुछ भी है, वो 2 काम करेगा। अगर उस इंसान का वश चलेगा तो वो इस गुस्से का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा, या इस टेंशन को क्या करेगा, उजागर करने की कोशिश करेगा।
इस गुस्से का प्रदर्शन जितना जल्दी करेगा, कुछ इंसान देखे होंगे गुस्सा आया और एकदम से ऐसा लगता है बस तोड़ दे फोड़ दे, पता नहीं क्या कर दें। जिस इंसान को गुस्सा आया और प्रदर्शन एकदम करने की कोशिश करता है उस इंसान के अंदर थायराइड बढ़ेगा। आपने एक बीमारी कभी सुनी होगी जनरल भाषा में कि थायराइड बढ़ गया या फिर थायराइड घट गया, थायराइड बढ़ गया या फिर थायराइड घट गया। जिस इंसान को गुस्सा आता है, जितना ज़्यादा गुस्सा आता है उस इंसान के अंदर थायराइड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो इंसान उस गुस्से को मन ही मन में कंट्रोल कर लेगा, उस गुस्से को मन ही मन में कंट्रोल करेगा या फिर उस टेंशन को मन ही मन में जो रखेगा, गुस्से को या टेंशन को अगर आप अपने मन के अंदर दबा के रखते हो तो उसकी वजह से थायराइड कम हो जाता है। ध्यान दीजिए 2 केस, गुस्सा आया प्रदर्शन ज़्यादा करोगे तो थायराइड बढ़ेगा और मन ही मन में अगर दबा लिया तो थायराइड घटेगा। मतलब एक सिंपल सी बात है कि अगर गुस्सा या टेंशन है तो थायराइड बीमारी को आप बुलावा दे रहे हो। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को मत कीजिए, अपने आप पे पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। तो हार्मोन्स जो मेन चीज़ है, हार्मोन्स का सबसे बड़ा रीज़न है अपने संवेगों पर नियंत्रण ना होना, अपनी थॉट पर कंट्रोल ना होना। संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, थॉट पे कंट्रोल नहीं है, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से विकार बनेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स का क्या काम है, कौन से हार्मोन की कमी की वजह से गुर्दे और पित्त की थैली के अंदर पथरी होती है, थायराइड की कमी में कौन सा हार्मोन कम था, किस में ज़्यादा था। इस तरह के बाकी क्वेश्चन जानने के लिए हमारी वीडियोज़ में कंटिन्यू बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।